माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे कि सर BPAG 172 का आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो करा दिया है। आप प्लीज बुक रिवीजन भी करवा दीजिए, क्योंकि आप बुक रिवीजन करवाते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज होता है, समझ में आता है। बहुत खुशी होती है इस बात से कि आप लोगों का हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग पसंद करते हो हमारा वीडियोस को। बहुत ही मजा आता है काम करने में जब आप लोग इतना पसंद करोगे, लाइक करोगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ BPAG 172 का कंप्लीट बुक रिवीजन। अगर आपने इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लिया, समझ लिया, तो मैं श्योर हूँ कि आप अपने एग्जाम में 100 में से 100 लिख कर आओगे। देखिए, और सिर्फ लिखने ही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कोड बहुत ही स्पेशल कोड है, पॉलिटिकल साइंस का ये कोड। देखिए, शासन है ना, शासन, गवर्नेंस। तो यहाँ पे ये जो गवर्नेंस है, शासन है, आजकल के समय में आपको देखने मिलता हुआ पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स करते हुए, आज के समय में शासन करते हुए सरकार आपको दिखते होंगे। तो ये आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्या होता है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर को जितने भी चैप्टर्स हैं, इन सब्जेक्ट कोड को समझने से पहले, BPAG 172 समझने से पहले, इनके बुक रिवीजन करने से पहले, मैं आपको इसका जो कि पैटर्न है एग्जाम का, दिसंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ लेटेस्ट, अभी दिसंबर सेशन में कुछ महीने पहले, तो मैं उन क्वेश्चंस को दिखाना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि आपका क्या पैटर्न है। वही आपका पैटर्न रहेगा, और उनमें से जो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे गए, उसी टाइप से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन तो रिपीट भी हो जाएंगे आपको, तो ये ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। तो मैं इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है दिसंबर 2025 का, दिसंबर 2025 का, ठीक है, कुछ महीने पहले की है, दिसंबर सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो, ये आपका कोड है, कोड का टाइटल है शासन, मुद्दे और चुनौतियां। इसका जो एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, 3 घंटे का एग्जाम होता है। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। आपने ये देखा कि आपका एग्जाम कितने घंटा का होगा, 3 घंटे का, और मार्क्स कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। और देखिए, कहा है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 शब्दों में देना है। तो पूरे क्वेश्चन में, पेपर में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। कितने, 400 वर्ड्स, मतलब कि 4 पेज। तो 400 वर्ड मतलब 4 पेज, या फिर आप 5 पेज आपको अच्छे से आता है तो और भी 5 पेज लिख सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो 400 वर्ड्स को कितने पेज में, 4 से 5 पेज। तो और दूसरा यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रत्येक खंड से, प्रत्येक भाग से कम 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। यहाँ पे जैसे मान लो भाग क है, भाग क में ये क्वेश्चन ये है, शासन के प्रमुख संकेतकों की जांच कीजिए, पूछा गया है, 20 मार्क्स में मिले हैं। देन सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे है, विकास के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन है, शासन के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण उपायों पर क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स है। उसके चौथा नंबर में आपको टिप्पणी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इस लगभग 200 शब्दों में जवाब देना है, ठीक है। तो 200 शब्दों में जवाब देना है। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का है, 10 10 20 है, तो 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है आपके सामने, 2 क्वेश्चन, वैश्वीकरण और राज्य, दूसरा है संसूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विकासवादी परिप्रेक्ष्य। देखो, अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपके सामने में टोटल देखिए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 और 4, टिप्पणी वाले क्वेश्चन को लगा के टोटल 4 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे खंड क में। तो अब देखो, खंड क में 4 क्वेश्चन पूछा, मतलब भाग क में 4 क्वेश्चन पूछा है, तो आपको केवल 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना, 2 का। अब देखो, ये 4 या तो आप टिप्पणी वाला बनाओ, टिप्पणी वाला बनाओगे तो अब ये दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी 3 क्वेश्चन ऊपर में आपको दिख रहे हैं। तो इन तीनों में से, या फिर टिप्पणी वाला जो भी बनाना है, मतलब ये चारों क्वेश्चन में से टोटल आपके जो भी 2 क्वेश्चन आपको अच्छा है, मान लो कि आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, और सेकंड नंबर आ रहा है, या फिर थर्ड नंबर आ रहा है, तो जो आपको अच्छा लगे, कोई 2 ही क्वेश्चन आपको एक भाग से बना लेना है। समझ में आ गया। 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एक क्वेश्चन में। तो 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो 40 मार्क्स या इस खंड भाग क से आ जाएगा। उसके बाद भाग ख है, भाग ख में भी आप कह रहे हो, निगमित शासन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके मॉडलों पर चर्चा कीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव विकास की अवधारणा और
उसके प्रमुख पहलुओं पर चर्चा कीजिए, तो इसमें भी 20 मार्क्स है। फिर यहाँ पर देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकायों की कमियों की जांच कीजिए और उन्हें मजबूत करने के लिए उपाय की सुझाइए, इसमें भी 20 मार्क्स, ठीक है। और इसमें भी आपका यहाँ पे टिप्पणी वाला क्वेश्चन दिया है 200 वर्ड्स में लिखने का, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि टोटल दोनों खंड से कितने नंबर, 8 नंबर तक पहुंचा है। तो दोनों खंड से खंड क, ठीक है, खंड क और खंड ख, खंड क और खंड ख, तो खंड क और खंड ख, तो खंड क और खंड ख में, या फिर भाग क और भाग ख, यहाँ भाग लिखा हुआ है तो भाग ख, तो भाग क और भाग ख, ठीक है, क और ख में से टोटल 8 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है टोटल? 8 क्वेश्चन। तो 8 में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। मान लो कि भाग क में आपने 2 क्वेश्चन बनाया है, तो भाग ख में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 5 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये है आपका पैटर्न, इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और ये क्वेश्चंस की वो भी देख लेना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपके 1 साल के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस जरूर आएंगे जरूर। सो आप लोगों को ये भी देख लेना। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग अब बुक रिवीजन करेंगे, जो बहुत ही मजा आने वाला है। अब हम लोग करेंगे बुक रिवीजन। तो अब देखिए बहुत ही मजा इसलिए आएगा क्योंकि मैं जो समझाऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपका जो टाइटल है, शासन, मुद्दे और चुनौतियां। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट कोड है, इन सब्जेक्ट कोड का जो टाइटल है ये क्या है, इसका क्या मतलब है, शासन का क्या मतलब है, मुद्दे और चुनौतियां क्या होते हैं। तो ये अगर समझ में आ जाएगा ना, तो आपको पूरा बुक समझ में आने वाला है, पूरा सभी चैप्टर समझ में आने वाला है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अगर आप न्यू हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक। तो वीडियो को लाइक शेयर करने से क्या होगा कि वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होगा। और देखिए अभी आप लोग समझेंगे, जहां अगर समझ में आएगा, मजा आने लगेगा समझने में, तो उसके लिए कमेंट भी आप लोग करना कि समझ में आया, ताकि और भी कोई स्टूडेंट्स वीडियो को देखे तो उसको कमेंट पढ़ के ये समझ में आएगा यहाँ पे जो वीडियो दिया गया है, जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो समझ में आएगा। सो कमेंट जरूर करना। चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं स्टूडेंट, शासन, ठीक है। शासन का क्या मतलब होता है, शासन का मतलब समझेंगे तभी तो पता चलेगा कि मुद्दे और चुनौतियां क्या है। तो शासन क्या होता है, शासन करना मतलब, शासन मतलब राज करना, ठीक है। मान के चलो हम बिहार में रहते हैं, हम बिहार के हैं, ठीक है, हम बिहार में रहते हैं, तो बिहार में कौन शासन कर रहा है, तो शासन की बात करें तो वो हम इसको मुख्यमंत्री को मान सकते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री को मान सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं बिहार में। इंडिया में की बात करें तो इंडिया में हम लोग प्राइम मिनिस्टर को मान सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मान सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, देश में शासन कर रहे हैं। तो ये हमारा शासन, ये शासन के अंतर्गत क्या आ जाता है कि जो राज्य या समाज को सही तरीके से चलाता है, लोगों को अच्छी सेवाएं देता है, लोगों के भलाई के बारे में सोचता है, जनता के भलाई के बारे में सोचता है, जनता कैसे रहे, कैसे जिए, क्या खाए, जनता के लिए क्या उपयोगी हो, क्या लाभदायक हो, इनके बारे में सोचना, समाज को चलाना, देश को चलाना, राज्य को चलाना, यही शासन का काम होता है, यही शासन का काम होता है, ठीक है। सरकार का क्या काम होता है, शासन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गवर्नेंस, ठीक है। तो ये गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट का जो काम होता है, जनता का भलाई करना। समझ में आ गया। अब इसमें से आपको बहुत सारे मुद्दे और चुनौतियां देखने को मिलते होंगे, जैसे कि अ, जैसे कि यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे समाज में हमें कुछ मुद्दे देखने को मिलते होंगे, जिसके साथ हमें चुनौतियां करने मिलता है, चुनौतियां करना पड़ता है। आपको मुद्दे यहाँ पे, गरीबी की भी एक मुद्दे है, क्या है, गरीबी भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है, ठीक है। गरीबी, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, हमारे देश में बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके साथ, जिसकी चुनौतियों का सामना हर कोई आज के डेट में, आज के समय में हर कोई कर रहा है। अच्छा पढ़ लिख कर भी बेरोजगारी का, है ना, बेरोजगारी देखना पड़ता है, ठीक है, बेरोजगारी का लाचारी सहना पड़ता है। गरीबी, ठीक है, देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आपको गरीबी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा गरीबी देखने को मिलेंगे। आज की महंगाइयों को बढ़ के, आज की जो इतनी महंगाई आप देख सकते हो, कितना ज्यादा महंगाई बढ़ चुके हैं, कितना तेजी से बढ़ रहे हैं, हर एक सामान का दाम ना बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं।
और यहाँ पे अमीर आदमी का तो कुछ नहीं है, जो रिच हैं, जो अमीर हैं, उनको इन सब चीज़ों को देखने उनसे चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादातर, क्योंकि जो यहाँ पे गरीब है, बेचारा जो दिन का 500, 600, 400, है ना? 800, 700 कमाते हैं खून पसीना बहा के, उनके उनसे पूछो कितना बुरा लगता हो, कितना मतलब कि आज की इतना महँगाई है ना, अगर मान लो 4 से 500 रुपया वो कमा रहे हैं ना, तो 4 से 500 उनका खर्च हो जा रहा भैया दिन का, ठीक है? इतना महँगाई है, खर्च हो जा रहा है, कैसे परिवार को चलाएँ, ठीक है? कैसे घर को चलाएँ? तो ये समय में उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है, बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है, ठीक है? बेरोज़गारी, अच्छे-अच्छे पढ़ लिख कर भी नौकरी के लिए बहुत भटकना पड़ रहा है, ठीक है? ये बहुत ही बड़ी बेरोज़गारी है ना? और ये मुद्दे भी है और चुनौतियाँ यहाँ पे क्या है कि यानी कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिलता। ठीक है, खाली सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं, किसी को भी चाहे अनपढ़ हो, गँवार हो, जॉब का यहाँ पे बहुत ही परेशानी, ठीक है? काम के लिए बहुत भटकना पड़ रहा है। तो ये है हमारा बेरोज़गारी, हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या है, कहीं न कहीं मुद्दे हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि हाँ, जॉब भी मिलते हैं, तो जॉब में आपको गिने-चुने लोग मिलते हैं। बहुत ही कष्ट करना पड़ता है एक जॉब पाने के लिए सरकारी, ठीक है? भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा आपको देखने मिल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आजकल के जो समय में आपको जो भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यानी जो भी सरकार बन रहे हैं ना, वो समाज के कल्याण से ज़्यादा पेट भरने में लगे हुए हैं, अपना जेब भरने में लगे रहते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है। अशिक्षा, ठीक है? अशिक्षा क्या? अब महँगाई बढ़ जाएगा, हर चीज़ बढ़ जाएँगे। तो लोग क्या करेंगे? अब दिन अपना पेट पालने के लिए, घर पालने के लिए क्या करेंगे? ठीक, गरीब लोग कैसे पढ़ाएँगे? इस समय अशिक्षा का भी सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, सामाजिक असमानता, ये सब मुद्दे हैं और इनके साथ बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है? तो शासन की चुनौतियाँ क्या होती हैं? ये वे कठिनाइयाँ हैं जिनका सामना सरकार को इन समस्याओं को हल करते समय करना पड़ता है। अब मान को चलो अब गरीबी है, अब भ्रष्टाचार ही है और या फिर आपको बेरोज़गारी देखने को मिल रहा है, तो ये सिर्फ़ हमारे ये देखने से नहीं होगा ना, अब सरकार को इसके लिए कदम उठाना पड़ता है। अब सरकार को जब बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, तो सरकार को इस चीज़ के लिए कदम उठाना पड़ता ही है। अगर क यहाँ पे लोकतांत्रिक है हमारा भारत, तो लोकतांत्रिक अगर सरकार कदम ना उठाए, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक देश के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग उन सरकार को भी हटा सकते हैं। तो ये पावर है हमारे पास। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पे चुनौतियों के सामना के अकॉर्डिंग आपने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा मुद्दे और चुनौतियाँ देखने को मिलते हैं, गरीबी, भ्रष्टाचार को देखो यहाँ सरकार का क्या काम है कि भ्रष्टाचार को रोकना, कानून व्यवस्था बनना, ठीक है? तो यहाँ पे चुनौतियाँ के सामना की जब जो सरकार होते हैं, खास करके सरकार को जो मुद्दे हैं गरीबी का, बेरोज़गारी का, ठीक है? भ्रष्टाचार का, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सामाजिक असमानता का, तो इन सब मुद्दे की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको बताया भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार ये नहीं कि भाई सरकार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार यहाँ के मिनिस्टर्स कर लेते हैं, भ्रष्टाचार अलग-अलग बैठे कुर्सी पे लोग कर लेते हैं, मतलब जो प्रमुख है, वो सब लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है, मान लो कि ऊपर से आपका अगर सही है, तो नीचे में कहीं न कहीं खोट नज़र आ जाता है, ठीक है? जिसके वजह से ऐसे-ऐसे भ्रष्टाचारी देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से बेरोज़गारी, है ना? गरीबी का सामना करना पड़ जाता है। तो ये भी एक चुनौती है, किसके लिए? सरकार के लिए। आई होप आपको ये मुद्दे और चुनौतियाँ समझ में आ गया, ठीक है? मुद्दा क्या है? गरीबी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, ठीक है? और इनका सॉल्व करना, इन समस्या का सॉल्व करने में जो लग रहे हैं मेहनत, किसका? सरकार का, शासन का, है ना? तो ये आपका चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये चुनौती है, ठीक? तो आई होप आपको इस सब्जेक्ट का टाइटल समझ में बहुत अच्छा सा आया होगा। अगर आपको ये सब्जेक्ट को नहीं समझ में आ गया, तो आपको सभी चीज़ समझ में आएगा, सभी को चैप्टर समझ में आसानी से आएँगे। पहला खंड है आपका, देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो खंड है, वो है आपका सरकार और शासन, ठीक है? सरकार और शासन, इनकी अवधारणाएँ, मतलब इनके बारे में कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बताएँगे यहाँ पे। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, वैश्वीकरण, राज्य, बाज़ार और नागरिक समाज की भूमिका। सेकंड, शासन अवधारणात्मक आयाम, भारत में शासन का ढांचा और शासन में हितधारक। ये सब आपके यहाँ पे चैप्टर्स हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वैश्वीकरण, राज्य और नागरिक समाज की भूमिका। चलिए
ये है हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट। चैप्टर का नाम है आपका वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने आया है वैश्वीकरण। आखिर ये वैश्वीकरण क्या है? चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम आपको क्लियर होना चाहिए, देन आपको समझ में आता है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हैं, ठीक है, क्या होगा। तो वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है भाई? वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के देश, व्यापार, तकनीक, शिक्षा, जानकारी के माध्यम से क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो दुनिया भर के जो देश है व्यापार के माध्यम से, तकनीकी, शिक्षा, संस्कार, है ना, अ, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, डिजिटल डिजिटल इंडिया, डिजिटल डिजिटल ऑनलाइन, हर जितने भी वर्क होते हैं, तो डिजिटल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड एक साथ कनेक्टेड हो रहे हैं डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि हम बहुत कुछ ऐसे देखते होंगे जो अदर कंट्री का हमें देश में देखने को मिलता होगा, और इसी प्रकार दूसरे देश में भी हमारा कुछ ना कुछ देखने को बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि दूसरे देश का मोबाइल, दूसरे देश का कपड़ा, दूसरे देश का खाना, दूसरे देश का लैंग्वेज, ये हमें इस देश में देखने को मिलता है, इस देश में समझने को मिलता है, देख, ठीक है। तो दूसरे देश का कोई भी सामान हम अपने देश में यूज करते हैं, हमारा सामान दूसरे देश में यूज करता है, घर बैठे पूरा वर्ल्ड का हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये क्या है? यही वैश्वीकरण है। यही क्या है? वैश्वीकरण है, जिससे पूरी दुनिया एक सूत्र में बन गया है, एक गांव की तरह बन गया है। आज पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सप्लोर करना, जाना, आना बहुत ही आसान हो चुका है। एक समय था जहां सोचना भी बहुत बड़ी बात होती थी कि हमें अमेरिका जाना है, हमें यूरोप जाना है, ठीक है, हमें यहाँ जाना है। लेकिन आज इजिली बड़े से बड़े जगह, दूर से दूर जगह आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, पूरी आजादी के साथ। तो यही वैश्वीकरण है। क्या है? वैश्वीकरण। तो इससे क्या होता है? इससे नए रोजगार के अवसर मिलते हैं, नई तकनीक और जानकारी मिलती है, देशों के बीच व्यापार बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे राज्य की चर्चा करें तो राज्य को इससे क्या फायदा? तो राज्य क्या, यानी राज्य क्या है? राज्य यानी सरकार। तो यहाँ पे राज्य को मतलब राज्य किसको समझेंगे? वैश्वीकरण में राज्य को समझे, राज्य सरकार को समझेंगे, ठीक है, जो देश को चलाती है, कानून बनाती है। तो यहाँ पे जो राज्य है, राज्य हम सरकार को समझेंगे, जो वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग राज्य जो है वो हमारा सरकार होता है। जैसे कि मान लो कि इस देश में पीएम, ठीक है, तो ये पीएम इस देश को लेकर चल रहे हैं, पीएम सबसे यहाँ पर प्रमुख माना जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ये क्या करते हैं भैया? ये कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, और इनके माध्यम से जरूरी नहीं कि सिर्फ पीएम, पीएम एक आपका प्रमुख नाम हुआ, देश के अकॉर्डिंग सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का आता है। देन उसके बाद ही मुख्यमंत्री, ठीक है, मिनिस्टर सबके आते हैं, ठीक, विधायक के आते हैं। तो यहाँ पे ये सब मिलकर देश ही तो चलाते हैं। तो यहाँ पे वही है वैश्वीकरण का मतलब, वैश्वीकरण के राज का क्या मतलब समझ गए, कि देश को चलाना, देश का सरकार, ठीक, ये समझ गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा है बाजार। बाजार क्या है? बाजार यहाँ वह व्यवस्था है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी बिक्री होती है। तो आपने वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग बाजार को देखा जाए तो आपने ने आपको क्या बोला कि दूसरे देश का सामान यहाँ हम खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बैठ के हम खरीद सकते हैं भैया, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, दूसरे देश का सामान यहाँ आ सकता है, यहाँ का सामान दूसरे देश जा सकता है। अब सोचो, ये बिजनेस, एक देश से दूसरे देश जाना, प्रोडक्ट आना, दूसरे देश का सामान हम लोग खरीद लेते हैं। तो ये क्या है भैया? यही तो है बाजार। यानी कि पूरा दुनिया एक बाजार बन गया है जहां हम लोग कुछ भी चाहे कहीं भी किसी देश से खरीद के ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये है वैश्वीकरण का प्रभाव। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, ये वैश्वीकरण के मार्केट होंगे, बाजार हो गए। तो इससे क्या होता है, लोगों की जो जरूरी लोगों के क्या है, लोगों को जरूरी की जितने भी सामान है वो समय पर मिल पाता है। इससे रोजगार भी लोगों को मिलता है, और आर्थिक विकास में क्या होती है, बहुत ही मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भैया नागरिक समाज। नागरिक समाज की भूमिका।
तो यहाँ पे नागरिक समाज की क्या भूमिका है कि नागरिक समाज में आम नागरिक, सामाजिक संगठन और जो स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे कि एनजीओस हो गए, तो ये क्या करते हैं, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, समाज में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों के अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये है नागरिक समाज की भूमिका। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, वैश्वीकरण दुनिया को जोड़ रहा है, राज्य देश का संचालन कर रहा है, ठीक है, और बाजार, व्यापार और रोजगार को बढ़ाता है। ठीक, नागरिक समाज क्या करते हैं, लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। ठीक, तो ये आपने क्या देखा, कभी कभी देखते हो, कभी कुछ ऐसा कुछ वैसा हो जाता, मान लो कि किस कहीं भी महंगाई बढ़ गया, कभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कभी देखो अभी गोल्ड के लिए रोक लगा दिया देश में कि भाई अभी गोल्ड नहीं खरीदा जाए। ठीक है, ज्यादा बाहर ना निकले, पेट्रोल ज्यादा ना यूज करे, ठीक है, ज्यादा यहाँ से वहां ना जाए, जाए तो किसी काम से जाए, मेट्रो से सफर करे। तो ये कहा, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग करते हैं, इनके लिए आवाज उठाते हैं, नहीं ऐसा करेंगे तो हमारा दुकान कैसे चलेगा, हमारा मार्केट बंद हो जाएगा, है ना, इतने लोग हम रखे हैं उनको कहाँ से दे पाएंगे, इतना लोग को रोजगार, इतना लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा। तो ये भाई क्या है, नागरिक सामाजिक भूमिका में एक समझ लो कि एक आचरण है। ठीक है, तो इसमें संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ेगा और इसके लिए लोग आवाज भी उठा लेते हैं। तो यही क्या है, नागरिक समाज की भूमिका है। सो समझ में आ गया इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट था, मतलब कि इस चैप्टर को हम अच्छा से समझा दे तो आपको पूरा बुक भी अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। वैश्वीकरण तो समझ में आ गया है, वैश्वीकरण का उद्भव क्या है, वैश्वीकरण का उद्भव, ठीक है, मतलब वैश्वीकरण का उदय कब हुआ, कब वैश्वीकरण का स्टार्टअप हुआ, कैसे हुआ, ये है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि वैश्वीकरण का जो उद्भव वो कैसे हुआ। तो आप देख सकते हैं जब हमारा देश गुलाम था, या फिर आज से मान लो 100 साल पहले की बात करें, ठीक है, तो 100-200 साल पहले की बात करें, उस समय क्या होता था, जहाज जहाज, रेल, हवाई, ये सब के कारण, है ना, मतलब कि जहाज, पानी वाला जहाज के कारण एक जगह दूसरी जगह व्यापार होते थे, धीरे धीरे व्यापार हुआ। ठीक है, एक जगह का सामान दूसरी जगह जाने लगा। अब ये जब देश आजाद हुए, देश आजाद होने के बाद से ये चीज बहुत ज्यादा विकसित हुआ, मतलब कि आइडिया हो चुका, नया नया टेक्नोलॉजी आया, है ना, एरोप्लेन आया, अलग अलग टेक्नोलॉजी आया, जिसके वजह से, जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हुआ। अब जब जो एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हुआ, तो एक जगह से दूसरी जगह मार्केटिंग की भी करना आसान हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आने से क्या हो गया, इसके तकनीकी के आने से क्या होगा, दुनिया में विकास होने लगा। ठीक है, दुनिया दूसरे से, एक दूसरे जगह से जुड़ने लगे, ठीक है, एक दूसरे देश से जुड़ने लगे। ठीक है, इससे क्या हो गया स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण का उद्भव में इससे व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई, पूरे देश में व्यापार धीरे धीरे बढ़ते गए। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां कई देशों में काम करते हैं, जिससे देशों की आर्थिक स्थिति बनी रहती है। अब यहाँ पे सोचो कि ये वैश्वीकरण का जो स्टार्टअप वो कब हुआ। तो अगर बात करें कि भारत में वैश्वीकरण की जो शुरुआत की बात करें, फास्ट तेजी इसमें विकास कब हुआ, कब होना शुरू हुआ, तो वो 1991 के बाद। ठीक है, 1991 के बाद से ये वैश्वीकरण का प्रभाव तेजी से लागू हुआ। ठीक है, तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत आमतौर पर 1991 से मानी जाती है, जब आर्थिक सुधार जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक सुधार के अकॉर्डिंग ये तीन चीज लागू हुए, देन तभी से क्या हो गया, ये वैश्वीकरण का और भी ज्यादा उद्भव हो गया। तो वैश्वीकरण का जो इस तरह से पूछा जाए कि कब से वैश्वीकरण का स्टार्टअप हुआ, कब से वैश्वीकरण दुनिया में तेज रूप से आए, तो ये हमारा 1991 के बाद। तो यहाँ पे बुक में 1992 दिया गया, लेकिन हकीकत क्या है कि 1991 से ही स्टार्टअप हो चुका था, इनकी एकदम रुद्र रूप का है विकास होने का। तो ये समझ लो 1991 ही नहीं, 1990 के दशक से ही, मतलब आप समझ लो 1990, 91, 92 तो बोल रहा हूँ, लेकिन 1990 के दशक से स्टार्ट हो चुका था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरनेट, संचार, परिवहन, ये सब क्या हुआ 1990 के बाद ही आया। देन इसके बाद क्या हुआ, बहुत ही तेजी से इसका विकास होना शुरू हो गया। इसलिए क्या होता है कि कहा कहा जाता है कि आधुनिक वैश्वीकरण का जो दौर था, ये सबसे बड़ा, सबसे स्टार्टअप दौर 1990 1991 को माना जाता है। ठीक है, 1991 को माना जाता है, खासकर 1991। यहाँ पे बुक में 1992 दिया गया है, तो बुक के अकॉर्डिंग, रॉबर्ट सेन के अकॉर्डिंग 1992 से हम लोग वैश्वीकरण का उद्भव मान सकते हैं। सो आगे हम लोग देखते हैं।
वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य को। अब हम लोग क्या देखेंगे, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य को भी समझते हैं। तो यहाँ पे वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को देखने का तरीका, या फिर नजरिया, या फिर वैश्वीकरण के बारे में समझना। वैश्वीकरण के बारे में समझना, वैश्वीकरण के बारे में और भी अच्छा से समझना, ये क्या है, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य। तो अब देखो, वैश्वीकरण को तीन मुख्य परिप्रेक्ष्य के नजरिए से देखा जाता है। कैसे कैसे? पहला तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य, पहला आर्थिक परिप्रेक्ष्य। तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य आधुनिक समय के वैश्वीकरण को नव पूंजीवाद की एक प्रशाखा के रूप में देखता है, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के प्रगति के कारण सुनम्य संचय, अर्थात परिवर्तनशील संचय की अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग देशों के बीच में क्या होता है, व्यापार बढ़ता है। विदेशी कंपनियां यहाँ पर क्या करती है, निवेश करती है, और रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर बढ़ते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप मतलब किताबी भाषा थोड़ा सा समझना कठिन हो जाएगा। देन उसके बाद वैश्वीकरण के सेकेंड परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो वो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। कौन चीज? सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक, तो वैश्वीकरण के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को गिडेंस, है ना, रॉबर्टसन एंड वॉट्स के कार्यों द्वारा सर्वोत्तम रूप में सामने लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? रॉबर्टसन, वाटर्स एंड दूसरा आपका गिडेंस। तो इनके कोडिंग आपने क्या देखा कि भाई तीनों के कोडिंग, गिडेंस, रॉबर्टसन और वाटर्स। ठीक है, तो वाटर्स के कोडिंग ये बांटा गया, क्या कहा गया कि गिडेंस ने समय के स्थान भेद प्रक्रिया द्वारा आधुनिकतम के उत्पाद के रूप में वैश्वीकरण की क्या की, कल्पना की, जिसने स्थानीय संदर्भों से सामाजिक संबंधों को बाहर निकाल दिया, जबकि सामयिक रूप से और स्थानिक रूप से अनिश्चित काल के लिए फिर इसका निर्माण किया गया। बाकी दूसरा यहाँ पर क्या है, रॉबर्टसन में, अभी देखो आप खुद से समझा रहा हूँ यहाँ पर पढ़ने के बाद। तो रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि वैश्वीकरण को विश्व के दबाव और समग्र रूप में विश्व की चेतना की महानता की दोहरी प्रक्रिया के रूप में समझा। और वाटर्स ने वैश्वीकरण को राज सामाजिक प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया, जो समय के साथ क्षेत्रीय बाधाओं को अप्रासंगिक बना रहा है और घटती भौगोलिक स्तर की बाधाओं की लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे आपने समझ लिया। अब किताबी भाषा तो समझ लिया, थोड़ा सा बुक वाली भाषा समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दूसरा जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को कहा जा रहा है कि जो अलग अलग देश है, देशों की जो संस्कृति है, भाषा है और रीति रिवाज, इनमें क्या होता है, इन तीनों चीजों का, है ना, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, इनका क्या होता है भैया, सामाजिक तौर पर, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर क्या होता है भाई, आदान प्रदान होता है। एक देश से दूसरे देश जाता है, दूसरे देश का यहाँ पे, वहाँ, यहाँ का वहाँ। तो इस तरह से जो आधुनिक समय है, ये इस पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, है ना। आजकल एक दूसरे को देखते हुए सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरा देश में कुछ हो रहा है तो इस देश में भी वही चीज होने का सोचता है। दूसरा देश के लोग यहाँ के कल्चर को अपनाना चाहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ का कल्चर अपनाना चाहते हैं। तो ये क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग आता है। देन उसके बाद आपका आता है ये दूसरा, यहाँ पे दूसरा है आर्थिक परिप्रेक्ष्य हो गया, यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हो गया। और तीसरा तीसरा यहाँ पर परिप्रेक्ष्य नहीं है, तो तीसरा परिप्रेक्ष्य अपने अकॉर्डिंग बताओ, तो ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी होता है। कौन सा? तीसरा परिप्रेक्ष्य क्या होता है भाई? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा आप लिख सकते हो राजनीतिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है भैया, इसमें इससे के अकॉर्डिंग देश देश क्या आते हैं, आपस में जुड़ते हैं, एक देश दूसरे देश का सहयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो भूमिका इसमें बढ़ती है, और वैश्विक समस्या अगर होते हैं, जैसे कि मान लो जलवायु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़, ये सब समस्या में हर को देश एक दूसरे का मदद करते हैं और मिलकर सामना करते हैं हर समस्या। यही आपका कोविड-19 जैसे समस्या देखने को मिला, तो इसमें क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलकर इस पर काम किया। देन उसके बाद इसको सॉल्व किया गया, इस समस्या से लड़ा गया। समझ में आ गया? तो ये भाई वैश्वीकरण का पावर होता है।
एंड आगे वैश्वीकरण और राज्य। तो भैया अभी आपको मैंने वैश्वीकरण और राज्य को बता दिया क्या है वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण क्या है, इनके राज्य क्या है। तो इनके इनके बारे में फिर से एक बार बता दूं तो वैश्वीकरण का मतलब होता है दुनिया के देशों का व्यापार, तकनीक, शिक्षा और संचार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे को जोड़ना या फिर जोड़ना, ये क्या है वैश्वीकरण है। और इसमें राज्य का क्या मतलब होता है, ये राज्य का मतलब होता है जो सरकार है, जो सरकार होते हैं वो देश को चलाते हैं। देश को कैसे चलाते हैं, तो वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग सरकार को फोकस किया जाता है, सरकार के अकॉर्डिंग फोकस किया जाता है राज्य को। ठीक, तो वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग राज्य कौन हो गया, राज्य के देश के सरकार हो गए। ठीक है, इसमें वैश्वीकरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे विदेशी निवेश बढ़ता है, यानी कि दूसरे देशों की कंपनियां देश में निवेश करती है, इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सरकार को नए नियम बनाने पड़ते हैं, इसके लिए व्यापार और निवेश का व्यापार जो निवेश इसमें क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं। मतलब कि व्यापार करना, बिजनेस करना और इन्वेस्ट करना यहाँ पे आसान हो जाता है ना, वैश्वीकरण की मदद से। अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग होते हैं, इंटरनेशनल जो सहयोग होते हैं, वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। देश मिलकर कई सामनाओं के एक साथ समाधान करते हैं। ठीक है, तो समझ गए। तो वैश्वीकरण के कारण क्या होते हैं कि राज्य यानी कि सरकार को दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है और आर्थिक विकास के लिए नई रणनीति, नई नई नीतियां बनानी पड़ती है। तो बाजार भी वैश्वीकरण का समझ गए हमने, अभी आपको समझाया। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर में जो भी मैंने इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ठीक, इसमें कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म। और देखिए हम लोग ना इसके अंदर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं करेंगे, मतलब कि इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इस पे जो भी पढ़ना है यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, समझ में सब आ जाएगा। चलिए, शासन और अवधारणात्मक, शासन का कौन सा, अवधारणात्मक आयाम। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने शासन को समझ लिया है, शासन क्या होता है, सेम चीजों के बारे में डिस्कस करना बेकार ही है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया शासन क्या होता है। तो इसमें क्या कह रहा है इस चैप्टर में, शासन के अवधारणात्मक आयाम। तो अवधारणात्मक आयाम क्या है, अवधारणात्मक आयाम में दो चीज आपको देखने मिलता होगा कि अवधारणा, ठीक है, अवधारणा और फिर यहाँ पर आयाम। ठीक है, अवधारणा मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में बताना, कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट है ना, किसी चीज का डेफिनेशन देना। ठीक, किसी चीज के बड़ा बातें बढ़ाना, ये अवधारणात्मक हो गया। और आयाम क्या होता है भाई, इसके पहलू, है ना, मतलब अगर शासन के अवधारणा करेंगे तो इसके पहलू, इसके पक्ष, यानी कि ये समझो किसी विषय को समझने के जो मुख्य पहलू होते हैं, किस तरह से किसी विषय को समझते हैं, जैसे शासन को कैसे हम लोग समझ सकते हैं अच्छा से, तो यही क्या है, अवधारणात्मक आयाम। तो शासन का अवधारणात्मक आयाम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर देखिए अगर हम शासन की बात करें तो उसमें समझने के जो पहलू, जैसे मान लो कि क्या क्या होते हैं इसके समझने के पहलू, जो शासन है उनकी क्या भागीदारी है, ये क्या है, अवधारणात्मक आयाम है। ठीक, आयाम है। पारदर्शिता कैसी है ना, जवाबदेही, कानून का शासन, तो ये क्या है भाई, ये है आपका अवधारणात्मक आयाम शासन के। ठीक है, तो ये सभी शासन के क्या है, अवधारणात्मक आयाम, आप तो समझ गया। तो इसमें कुल मिला के ये समझ लीजिए कि अवधारणात्मक आयाम बराबर जो होते हैं, इसका मतलब कि किसी विषय को समझने के अलग अलग महत्वपूर्ण पहलू, शासन के अवधारणात्मक आयाम आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले स्टूडेंट, यहाँ पे शासन के अवधारणात्मक आयाम तो समझ गए हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, शासन के प्रकार, शासन के प्रकार वाला क्वेश्चन बनता है, इसीलिए सिर्फ इसी पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि शासन के प्रकार क्या है। तो इस चैप्टर के अनुसार शासन के प्रकार का क्या मतलब हो सकता है, तो शासन के प्रकार का यहाँ मतलब है कि जो देश चलता है, जो राज्य चलता है, उनको चलाने का कौन कौन सा तरीका है, तो इसी तरीका को हम लोग शासन के प्रकार बोलेंगे। तो शासन के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला होता है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन, ठीक। तो लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, इसमें जनता अपने प्रतिनिधि, मतलब कि इस लोकतांत्रिक शासन में जो जनता होते हैं, पब्लिक होते हैं, वो अपना सरकार को खुद से चुनते हैं। उसमें वोटिंग होता है, वोटिंग की मदद से जनता लोग किसी एक, जिसे बनाना चाहते हैं, जिसे अधिकार देना चाहते हैं, है ना, जिसे सरकार बनाना चाहते हैं, तो यहाँ जनता क्या करते हैं,
खुद चुनते हैं सरकार। सरकार जो होती है वो जनता की इच्छा के अनुसार काम करती है, तो ये लोकतांत्रिक शासन होता है, ठीक है। जैसे भारत, तो भारत में क्या है, लोकतांत्रिक शासन है, यहाँ पे जनता ही सरकार को बनाता है और जनता ही सरकार को गिरा सकता है। एंड दूसरा शासन के प्रकार में आएगा आपका सत्तावादी शासन। दूसरा कौन सा है, सत्तावादी शासन, ठीक है। दूसरा आपका है भाई सत्तावादी शासन। तो सत्तावादी शासन में क्या होता है कि जो यहाँ पे सरकार होता है, यहाँ पे सरकार ही सबसे शक्तिशाली होता है। यहाँ पे सरकार क्या होता है भाई, किसी जनता की बात को नहीं समझता, जनता से मतलब नहीं होता है, वो अपना मन का राजा होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार करता है, किसी को भी परेशान कर सकता है। यहाँ पे जो आम लोग होते हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सभी जो शक्ति है सत्ता के हाथों में होता है। सत्ता जिस व्यक्ति को चाहे कुछ देना, पावर देना या फिर कोई चीज मदद करना, ठीक है। तो यहाँ पे सत्ता जो चीज चाहे वो कर सकता, किसी के साथ भी अत्याचार कर सकता है, किसी को भी यहाँ पे परेशान कर सकता है। तो सत्तावादी शासन में क्या होते हैं, जो सरकार होते हैं वही शक्तिशाली होते हैं, यहाँ जनता का पावर नहीं चलता, यहाँ सिर्फ सरकार का पावर चलता है, तो जनता की भागीदारी इसमें कम होती है। तो ये आपका क्या है भैया, सत्तावादी शासन, ठीक है। तो सत्तावादी शासन की बात करें तो ये उत्तर कोरिया, चीन या फिर और सऊदी अरब में ऐसा देखने को मिलता है। तो उत्तर कोरिया की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो इस देश से, भारत देश से अलग होती है ना। और यहाँ पे जो सरकार चाहते हैं, सरकार के अकॉर्डिंग हर काम होता है। इसमें क्या क्या होता है, सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित, मतलब कुछ खास लोगों को ही सत्ता, मतलब सत्ता में शामिल किया जाता है, सत्ता में पावर दिया जाता है, बाकी हर काम सरकार के अकॉर्डिंग ही होता है। यहाँ पे आम जनता कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो क्रम प्रस्ती बढ़ती हो सकते हैं, क्या क्रम के अकॉर्डिंग, या फिर ये जो है कि खास करके जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। और इसमें क्या होता है, अगर सरकार किसी नियम को लागू कर दिया तो वहाँ पे जनता की कोई बस नहीं चलती, हर जनता को हर हालत में पालन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका सत्तावादी शासन होता है। देन उसके बाद आपका तीसरा अगर बताऊं तो तीसरा होता है ई शासन, ठीक है। सॉरी, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं सुशासन, सुशासन, ठीक है। सुशासन में क्या होता है, शासन जो भी काम करते हैं वो खुलकर करते हैं, यानी पारदर्शी। सरकार, इसमें सरकार जवाबदेही होते हैं और ये यानी समाज के लिए, जनता के लिए हितकारी काम करते हैं। इसमें लोगों की इच्छाएं शामिल होती है, लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया जाता है, ठीक। जिससे जनता का भलाई हो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो ये आपके सुशासन किसमें है, शासन के प्रकार में है। देन आपका लास्ट है, ये तो तीसरा है आपका, ठीक है। और लास्ट है इसका, लास्ट है ई शासन, ठीक है। ई ई शासन, जिसको बोला जाता है ई गवर्नेंस। इसमें क्या होता है, सरकार इंटरनेट और तकनीक का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। और कम समय में जल्दी से जल्दी हर सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। ऑनलाइन आवेदन करने का उसमें ऑप्शन होता है ना, ऑनलाइन भुगतान करने का ऑप्शन होता है। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है, ई गवर्नेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि भाई कुल मिलाकर कि जो सरकार होते हैं वो जनता के भलाई के लिए भी सोचते हैं, कुछ सरकार अपने अपने भलाई के लिए सोचते हैं, या फिर कुछ सरकार सत्तावादी होते हैं, ठीक है। कुछ सरकार सत्तावादी होते हैं और कुछ सरकार क्या होते हैं, सिर्फ सत्तावादी ही नहीं, कुछ सरकार लोकतांत्रिक होते हैं ना, लोगों के बारे में, जनता के हित पे काम करते हैं। और कुछ सुशासन होते हैं। इस तरह से आपने देखा चार प्रकार के, ठीक है। शासन के मुख्य चार प्रकार आपने देख लिया। देन इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म। चैप्टर थर्ड चलिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर थ्री में पहुंच चुके हैं। और देखिए, आप लोगों से मैं बताना चाहूँ कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो ये वीडियो और भी ज्यादा दूर तक जाएगा। और मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखिए, आप लोग किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टेट कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, भारत में शासन का ढांचा।
तो भारत में शासन का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर किसका भैया, शासन का। जो भारत में जो सरकार है उनका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह का रूप है, क्या 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 कार्य होते हैं, कैसे होते हैं, तो यही है। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। शासन के संचालन मतलब शासन को चलाने की जो ढांचा है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, तो इसमें राजकर्ताओं की क्या भूमिका है। सब क्या है भाई, पहले तो यहाँ क्या तो यहाँ पे संवैधानिक सर्वोच्चता को समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुल मिला के इनमें कहने का क्या मतलब है कि जो ये शासन के जो संचालन की जो ढांचा है, इसमें इसका क्या मतलब है, देश को चलाने में जो अलग-अलग संस्थाओं जैसे सरकार, संसद, न्यायपालिका, इनकी क्या-क्या भूमिका है, ठीक है, देश के संचालन में, ठीक है। इसमें होता है संविधान देश का सबसे बड़ा करण होता है। संवैधानिक सर्वोच्चता मतलब संविधान ही सबसे बड़ा, ठीक है, यानी संविधान के बिना कुछ भी नहीं। संविधान के जो भी यहाँ पर कोई कार्य होंगे सभी संविधान के अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है। तो संवैधानिक सर्वोच्चता में संविधान सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर होगा। तो यहाँ पे क्या है, संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। सरकार, संसद और न्यायालय सभी को संविधान का क्या करना पड़ता है भैया, पालन करना पड़ता है। यानी समझो कि देश में सबसे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी पावरफुल वाला व्यक्ति, कोई भी पावरफुल इंसान नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, ठीक है, कोई भी सरकार नहीं। यानी कि जो संविधान देश में जो भी सबसे बड़ा है, जो जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए, वो संविधान को है, ठीक। अगला है आपका देखिए संसदीय प्रणाली, ठीक है। संसदीय प्रणाली में क्या है कि जो जनता है ये इसमें चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि चुनती है। इसमें क्या करता है, जो जनता होते हैं वो चुनाव करते हैं किसी भी प्रतिनिधि को चुनने के लिए, किसी भी सरकार को चुनने के लिए क्या करते हैं, किसी भी मंत्री को कुछ भी करने के लिए संसद में क्या होता है, किसी भी खास के चुनाव संसद में किसी भी प्रमुख को चुनने के लिए क्या करना पड़ता है, अ, जनता का चुनाव करना पड़ता है, जनता वोटिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री सरकार का जो है कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं संसदीय प्रणाली के अकॉर्डिंग, प्रधानमंत्री जनता का नेतृत्व करते हैं, ठीक है, सरकार पूरा देश का नेतृत्व करते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, सरकार को कौन चुनते हैं, संसद के द्वारा। सरकार क्या होता है, संसद के द्वारा चुनी जाती है। और यहाँ पर सांसद ही क्या करते हैं, संसार के क्या करते हैं, सरकार को बनाते हैं। समझ में आ गया। और तीसरा जो है आपका यहाँ पे है राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, ये राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आ जाते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग नीतियां और योजनाएं बनाते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या करते हैं, यहाँ पे योजनाएं और नीतियां बनाते हैं। और देश और राज्य के लिए महत्वपूर्ण क्या करते हैं भैया, निर्णय को लेते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक कार्यपालिका के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही मुख्य फैसला लेते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है यहाँ पे प्रशासनिक कार्यपालिका की क्या भूमिका होती है। तो इसमें आईएएस, आईपीएस जितने भी पुलिस वुलिस देखने को मिलते होंगे, डीएम, एसपी, तो ये प्रशासनिक कार्यपालिका होता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार के सरकार की तरफ काम करते हैं, तो ये प्रशासनिक सरकार हो गया। और वो जो है कि लोकतांत्रिक, ठीक। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग रोल है। आईएएस, आईपीएस ये सरकारी के अधिकारी होते हैं, है ना, सरकार में क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। देश को चलाने के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये सरकार के फैसले को, जो भी सरकार फैसला देता है उनको लागू करता है। समझ में आ रहा है। देन आगे अधिकार, इसमें क्या होते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो सरकार की हर योजनाओं को जमीन पर लागू करते हैं, मतलब पालन करते हैं। और दूसरा यहाँ पे आपका है राज्य और स्थानीय शासन, राज्य और स्थानीय शासन। तो यहाँ पे राज्य जो है वो सरकार पूरे राज्य का शासन करती है। राज्य का जो सरकार होता है यहाँ पर वो पूरे राज्य पर शासन करती है, ठीक। तो जैसे मान लो, और स्थानीय शासन जो होते हैं वो पंचायत, नगर निगम, गांव और शहर के काम को देखता है, इन सबको चलाते हैं, ठीक। समझ में आ गया। और आगे है आपके सामने न्यायपालिका की भूमिका।
तो यहाँ पर न्यायपालिका क्या होता है, लोगों को न्याय देती है, संविधान और कानून की क्या करती है, न्यायपालिका रक्षा करती है, सरकार के गलत कार्यों को भी ये रोक सकती है, इतना पावर होता है न्यायपालिका के पास। ठीक, तो आप लोग समझ गए शासन के संचालन का जो ढांचा है, ये सभी ढांचे को हम लोगों ने समझा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो भी मैंने मेन पॉइंट बता दिया ऊपर में, बाजार, नागरिक समाज, ये सब मैंने बता दिया क्या होता है, वही सब सोच सोच के देखिए। एग्जाम में कोई भी टॉपिक हो, अगर इमेजिन करके लिखा जाए, समझा जाए, समझ जाइए पॉइंट होता क्या, ये वर्ड का क्या मतलब होता है, देन उसको अपने लैंग्वेज में बनाइए आंसर। ठीक है, आपका गलत नहीं होगा। बाकी जो इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर 4। अब देखो नेक्स्ट है शासन के हितधारक। चैप्टर 4 क्या है, शासन के हितधारक। देखिए शासन के हितधारक हमारा ये चैप्टर है, और इसमें हितधारक का क्या मतलब होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है कि हितधारक क्या होता है, कि जो शासन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सरकार के नियमों में, सरकारी हर काम में सरकार की जो मदद करते हैं, समझ जाओ शासन के द्वारा क्या है, जो सरकार की मदद करते हैं, जो सरकार राज्य को चलाते हैं, देश को चलाते हैं, तो इनमें उनका क्या करते हैं, हितधारक मदद करते हैं। हितधारक मतलब वो लोग जो मदद करते हैं। हितधारक में क्या हो सकते हैं, इसमें वे व्यक्ति, इसमें क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, समूह, संस्थाएं, ये सभी हो सकते हैं जो शासन से प्रभावित होते हैं या फिर शासन में किसी न किसी रूप में भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि सरकार एक नया स्कूल बनाता है, तो इसमें भागीदारी कौन लेता है भाई, टीचर्स। अगर टीचर्स नहीं होंगे, टीचिंग नहीं कराएंगे, तो क्या वो शासन के हितधारक हो जाएंगे, नहीं। अगर वो टीचिंग करा रहे हैं, स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं, तो ये शासन के हितधारक हैं। ठीक है, इनमें एनजीओ भी आ जाते हैं जो शासन के हितधारक में काम करते हैं। इससे क्या होता है, छात्रों को पढ़ाई मिलता है, शिक्षकों को नौकरी मिलता है, माता पिता को फायदा होता है, स्थानीय प्रशासन का काम बढ़ता है। तो शासन के हितधारक में कुछ प्रमुख हितधारक की बात करें, तो शासन के प्रमुख हितधारक में सबसे प्रमुख हम बात करें, तो भैया वो आपका सबसे पहला बात तो सरकार का ही आता है। ठीक है, शासन के हितधारक में सबसे पहला तो सरकार, जो क्या करते हैं भैया, जो कानून बनाते हैं, योजनाएं और नीतियां तैयार करती है। दूसरा इसमें नागरिक आ जाता है, क्या आता है भैया, नागरिक। दूसरा नागरिक, जो देश के आम लोग होते हैं, शासन का लाभ भी लेते हैं और चुनाव में भी भाग देते हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र भी शासन के हितधारक के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो निजी क्षेत्र क्या, निजी क्षेत्र या फिर बाजार कह सकते हो, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कंपनियां और व्यवसाय के माध्यम से देश की आर्थिक आर्थिक स्थिति को, आर्थिक व्यवस्था को, है ना, आर्थिक पूंजी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, रोजगार और आर्थिक विकास में ये योगदान देते हैं। और नेक्स्ट आपका हितधारक हो जाएगा नागरिक समाज। ठीक है, नागरिक समाज, यहाँ पे क्या होते हैं, नागरिक समाज में एनजीओज आ जाते हैं, है ना, नागरिक संगठन, और ये स्वयं सेवी संस्थाएं होते हैं जो जो क्या करते हैं, सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। ठीक है, तो इसमें लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में बहुत अच्छे से मदद होती है। और शासन के हितधारक में एक मीडिया जो है, नाम सुने होंगे मीडिया, तो ये मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, शासन के हितधारक में मीडिया का बहुत बड़ा, क्योंकि ये सही सही जानकारी सरकार तक पहुंचाते हैं, जिसकी मदद से सरकार हमारी मदद कर पाती है। सरकार जनता के बीच जानकारी पहुंचाता है, शासन में पारदर्शिता को बढ़ाने का काम कौन करता है, पारदर्शिता में तो सच्चाई को दिखाने का काम करता है मीडिया।
कभी कभी ये गुमराह भी कर देते हैं, तो ये समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर क्या समझे, शासन के हितधारक वे सभी लोग, समूह और संस्थाएं हैं जो शासन को प्रभावित करते हैं या फिर शासन से प्रभावित होते हैं, जैसे सरकार, नागरिक, कंपनियां, मीडिया और सामाजिक संगठन। ठीक है, अब देखो याद रखना, हितधारक, शासन के हितधारक मतलब जिनका काम हित के लिए हो, फायदा के लिए हो, है ना, समाज के कल्याण के लिए हो, तो ये शासन के हितधारक। तो इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले थे, सब खत्म। अब पढ़िएगा तो समझ में भी आएगा, हलवा हो जाएगा। मजा आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो मजा आ रहा है चैप्टर को समझने में, तो यानी लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए ये ब्लॉक आपका खत्म हो गया है, नेक्स्ट ब्लॉक को देखते हैं। अब देखिए ये हमारा खंड 2 है, शासन और विकास। अब यहाँ पर हमारा 5th चैप्टर आता है, विकास के बदलते आयाम। तो इसको समझते हैं। विकास के बदलते आयाम में क्या हो जाता है कि इसका मतलब ये समझ जाओ कि जो यहाँ पे सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं, ठीक है, केवल पैसे कमाना या देश की आय भी बढ़ाना नहीं होता है। विकास के बदलते आयाम में यही सिर्फ विकास का मतलब यहाँ पे देश का आर्थिक स्थिति को यानी पैसा को बढ़ाना कमाना नहीं होता, बल्कि पहले विकास को सिर्फ आर्थिक प्रगति से जोड़ा जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो ये विकास होता है, आज के समय का विकास, वो बहुत बड़ा विकास होता है। आज के समय में हर देश क्या चाहता है, वो बहुत आगे बढ़े। देश के जो सरकार है वो चाहते हैं कि हमारा देश बहुत अच्छा विकास करे, है ना, बहुत हर हर घर में रोजगार हो, है ना, और जो भी काम करे वो स्वतंत्र रूप से हर काम को अच्छे से कर पाए, हमारा देश में शांति का वातावरण हो। तो यहाँ पे बदलते आयाम में सबसे पहला हम पॉइंट करेंगे, सबसे पहला चर्चा करेंगे भैया किसका, आर्थिक विकास का। विकास के बदलते आयाम में सबसे पहला चर्चा हमारा होगा आर्थिक विकास का। तो आर्थिक विकास बदलते आयाम में आर्थिक विकास का क्या रोल है? ठीक, तो आर्थिक विकास में क्या होता है, इससे क्या होता है, लोगों की आय बढ़ता है, रोजगार में सुविधा, रोजगार में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, बढ़ते हैं, और उद्योग और व्यापार का भी इसमें क्या हो जाता है, आर्थिक विकास के अकॉर्डिंग विकास होता है ना, बढ़ोतरी होता है, ग्रोथ होता है। दूसरा, दूसरा इसमें आपका हो जाएगा स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं किसके अकॉर्डिंग, सामाजिक विकास के अकॉर्डिंग। ठीक, विकास में सामाजिक वगैरह, ठीक है, सामाजिक सुविधाएं, ठीक है, सामाजिक विकास भी आ जाता है, सामाजिक सुविधाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ अच्छी शिक्षा मिलता है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होता है, और समाज समानता और न्याय की ओर अग्रसर होता है। ठीक, इसमें तीसरा आता है मानव विकास। तीसरा क्या आता है भैया, मानव विकास। ठीक है, मानव विकास। और इसमें मानव विकास के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट होता है कि लोगों का जीवन बेहतर बन सके, उन्हें शिक्षा मिले, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन मिले। देन विकास के बदलता आयाम में चौथा जो पॉइंट है, वो आपका सतत विकास को भी देखा गया है। किसको, सतत विकास को भी ध्यान में रखकर कोई भी काम किया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग सतत विकास। अब सतत विकास में क्या है कि इसमें ऐसे विकास हो जिससे पर्यावरण का क्या नहीं हो, नुकसान ना हो। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की क्षति ना हो, कहीं मतलब पेड़ पौधे का कटाई करके कुछ मतलब बन ना जाए। ठीक है, नेचुरल कोई भी चीज का नुकसान ना हो, ताकि आने वाला पीढ़ी को कोई सामना कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका सही उपयोग हो, ताकि भविष्य की जो पीढ़ियां उनका क्या कर सके, लाभ ले सके। नेक्स्ट, इसके बदलते आयाम में पांचवा पॉइंट हम क्या समझ सकते, पांचवा पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं भाई, तकनीकी विकास। ठीक है, तकनीकी विकास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें नई नई तकनीकी और विज्ञान का उपयोग हो रहा है, तो ये विकास ही तो हो रहा है, लोगों का जीवन और आसान, और भी आसान और सरल हो रहा है, और सुविधाजनक बन रहा है। तो ये भी क्या है, तकनीकी के विकास के अकॉर्डिंग। और उसके बाद छठा आपका आता है समावेशी विकास।
छठा क्या भाई? समावेशी विकास। तो इसमें क्या होता है, विकास लाभ, विकास जो होता है वो इसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचे, ये टारगेट होता है समावेशी विकास, मतलब सभी तक पहुंचे। ठीक है, सभी लोगों तक पहुंचे इसमें। और गरीब, जैसे कि गरीब, महिलाएं और कमजोर वर्ग, ये सब इसमें क्या हो, शामिल हो। तो आज का विकास का मतलब केवल पैसा कमाना, फिर उद्योग बढ़ाना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, तकनीक, सभी लोगों के कल्याण को शामिल करना होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और यहाँ पे इसको और अच्छा से समझ सकते हैं, ये कि बदलते आयाम, विकास के जो बदलते आयाम है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं आज के विकास को केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक, मानव, पर्यावरण और समावेशी दृष्टि से भी देखा जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म, मतलब पूरा चैप्टर एक ही बार में मैं समझा देता हूँ। इसमें जितने भी वर्ड्स पढ़ेंगे इसी रिलेटेड आप लोग पढ़ेंगे, और जो भी पॉइंट है इसी रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको जो क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, महिलाएं और हाशिए, हाशिए विकास के घटक के रूप में, महिलाओं को हाशिए के विकास के घटक के रूप में, इसे समझ, इसके अकॉर्डिंग ये समझिए कि जो विकास केवल सड़कों, इमारतों और उद्योगों का निर्माण से ही नहीं हो पाएगा। विकास तब भी होगा, तब भी क्या मतलब सिर्फ महिलाएं, सॉरी सिर्फ पुरुष एक पे से, या फिर फालतू घर बना लिए, है सुविधा दे दिया, हाउस सुविधा दे दिए, लेकिन इन सब का ही सिर्फ करने से नहीं, बल्कि सच्चा विकास तब माना जाएगा जब समाज के सभी लोगों का सम्मान हो पाए। जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े, जो भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, अपाहिज, अल्पसंख्यक, आदिवासी, तो यहाँ पे हर किसी का सम्मान हो, तभी विकास संभव है। महिलाएं और हाशिए के समूह, यहाँ खास करके हाशिए के समूह, महिलाओं और हाशिए के समूह में क्या, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और गरीब लोग होते हैं, इनके विकास भी होना चाहिए, इनके विकास भी महत्वपूर्ण घटक है। जैसे समझ लो, सरल शब्दों में, इजी लैंग्वेज समझो तो, महिलाओं की जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बढ़ने से भी परिवार और समाज दोनों का क्या होता है, विकास होता है। हाशिए के समूह को अवसर मिलने जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता होती बढ़ती है, असमानता बनती है। जैसे कि मान लो कि ऐसे लोगों का अगर मदद कर रहे हैं, दलित लोगों, आदिवासी लोगों को, तो इससे हमारा क्या होगा, देश का ही तो विकास है, और देश के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इससे क्या होता है, हमारे समस्त विकास का ही, ग्रो का ही काम खुलता है। जब सभी लोग विकास की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तब विकास की अधिक समावेशी होती है और सतत बनता है। महिला और वंचित वर्गों का शक्तिशाली देश की प्रगति को तेज करता है। ठीक है, महिला और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, शक्तिशाली नहीं, सशक्तिकरण क्या करती है, देश को और भी आगे बढ़ाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, मतलब पूरा चैप्टर बुक में जो भी पढ़ना है ना, तो एक ही बार में मैं आपको वहां पर समझा देता हूँ। तो कितना अच्छा है ना। चलो अब हम लोग अगला देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 में जो है आपका, वो है शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती। तो इनके, इनका क्या मतलब है, इनका मतलब ये हो गया, जो सरकार और प्रशासन है, ये ऐसे कार्य करें जिससे लोकतंत्र क्या हो, अधिक मजबूत बने। ठीक है, और इसको समझिए तो लोकतंत्र में जो जनता है उनको सबसे महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में क्या होती है, जो लोकतंत्र में जो जो पब्लिक होते हैं, ठीक है, पब्लिक, या फिर इसको जनता हम लोग बोलते हैं, या फिर लोग, ठीक है। लोकतंत्र में जो लोग होते हैं, जनता होती है या पब्लिक होते हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छा शासन जनता के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है, एंड लोगों की समस्याएं सुनता है और सभी लोगों का सम्मान करता है, और सभी को क्या करते हैं, अवसर देते हैं। इससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। तो शासन लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है, कानून का शासन बनाकर, ठीक है, क्या बनाकर, कानून का शासन बनाकर, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून जो है सभी को समान, चाहे वो बूढ़ा हो, है ना, जवान हो, है ना, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, अल्पसंख्यक हो, हर किसी के लिए नियम समान। कोई भी का व्यक्ति व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। दूसरी बात, लोकतंत्र मजबूत पारदर्शिता से भी होता है। अगर कोई भी काम सरकार कर रहे हैं, वो पारदर्शिता के साथ करे, छुप कर नहीं करे, भ्रष्टाचारी के तौर पर ना करे, इससे भी हमारा क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा।
जवाबदेही, सरकार और अधिकारी अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं और इसमें ऐसे कार्य करे वो लोगों को बता पाए कि मैंने ये कार्य किया, ये ऐसा किया, वैसा किया। हर जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा लोगों का, जनता का, ठीक है। जन भागीदारी, नागरिक चुनाव, दूसरा इसमें ये समझ लो। नेक्स्ट जन भागीदारी, ये भी मजबूती का कारण है, जन भागीदारी, ठीक है। जन भागीदारी क्या है? यहाँ पे नागरिक चुनाव में मतदान करते हैं और नीतियों पर क्या करते हैं, अपनी राय देते हैं। दूसरा इसमें आपका आ जाता है अधिकारों की रक्षा, ठीक है। क्या? अधिकारों की रक्षा। तो यहाँ पे शासन नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताओं की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और दूसरा बात, लोकतंत्र मजबूत किससे होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा तो क्या होगा भाई? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा तो भ्रष्टाचार होने नहीं देगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। इसमें ईमानदार और निष्पक्ष शासन प्रशासन, है ना। निष्पक्ष लोकतंत्र में लोगों का क्या होता है, मतलब ये ईमानदारी से अगर जहाँ पर शासन होता है, ईमानदारी जहाँ शासन होता है, वहां पे क्या होता है कि जो भी कार्य होते हैं वो सामने होते हैं, जिसमें भ्रष्टाचारी का कोई सीन नहीं होता है। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ये समझ ही गए होंगे ये चैप्टर। और यहाँ पे कुल मिलाकर ये समझिए कि अच्छा जो शासन है, वो अच्छा शासन लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है, उनके जड़ को मजबूत करता है। जब सरकार पारदर्शी और जवाबदेही और जनता के हित में कार्य करती है, तब लोकतंत्र सफल और मजबूत बनता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैप्टर। देखिए इसके साथ ये ब्लॉक भी आपका खत्म है। अब नेक्स्ट ब्लॉक पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खंड है हमारा खंड 3, शासन उभरते दृष्टिकोण। मतलब कि जो शासन है, शासन के जो विकास में देखते हैं कि अब नया नया विकास क्या हो रहा है शासन में, ठीक है। सरकार जो है कि नया नया विकास क्या कर रहे हैं, जनता के लिए क्या नया नया कर रहे हैं, तो ये उभरते दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर रही है। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं आगे। इसके बाद हमारा जो है कि क्या है, शासन की चुनौतियां और नौकरशाही की बदलती भूमिका, ठीक है। तो शासन की चुनौतियां हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था कि क्या है इसकी चुनौतियां, तो इससे थोड़ा सा और अच्छा से एक्सप्लेन कर दूं। इसमें चुनौती की बात किया गया है शासन की। तो देखिए शासन की जो चुनौती है, पहला चुनौती तो आप भ्रष्टाचार को समझ सकते हैं। क्या? भ्रष्टाचार। इसमें क्या इसमें क्या होता है, रिश्वत और गलत तरीके से काम किया जाता है। इसमें इससे क्या होता है, विकास और जनता दोनों का विश्वास जो क्या होता है, खंडित होता है, ठीक है। भरोसा प्रभावित होता है, ठीक। तो भ्रष्टाचार भी क्या है, एक शासन की चुनौतियों का क्या है, एक माध्यम समझ लो। क्योंकि सरकार जिस काम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं, वो घूसखोर बन जाते हैं, ठीक है। वो अपना जेब भरने के चक्कर में ऐसे हरकत करने लगते हैं। सेकंड, आप देखो ये पारदर्शिता, इस तरह से क्या होता है, अगर जो काम कर रहे हैं, आप काम प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, पारदर्शिता में नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरकारी कामकाज जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती, इससे जवाबदेही कम हो जाता है। और बात करें समाज के सभी लोगों तक विकास का लाभ नहीं पहुंच जाता है, गरीबी और अमीरी में असमानता देखने को मिलता है। और नई तकनीकों को अपनाने और डिजिटल सेवा देने में भी यहाँ पे क्या हो सकती है, कठिनाई जिसका सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा इसमें चुनौती ये कि जनसंख्या वृद्धि का, किस चीज का चुनौती है, जनसंख्या वृद्धि का। सो जनसंख्या वृद्धि के अकॉर्डिंग क्या होता है, आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में। तो अधिक वृद्धि बढ़ोतरी से जनसंख्या का क्या होता है कि सरकार के पास एक चुनौती हो जाता है हर किसी के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। सो ये आपका हो गया चुनौतियां। अब देखो नौकरशाही की बदलती भूमि, यहाँ पर क्या है भाई, नौकरशाही है ना, शासन में नौकरशाही की बदलती भूमिका क्या। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, ये नीतियां को क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो यहाँ पे इनकी भूमिका क्या होता है कि ये केवल नियमों का ही पालन करवाते, ये क्या करते हैं, नियमों का ही पालन करवाते हैं, ठीक है। जो नियम होता है, इसमें नौकरशाही का भूमिका होता है नियमों का पालन करवाना, ठीक। और सरकारी आदेशों को लागू करना।
तो ये नौकरशाही का कारण काम होता है। आज की भूमिका की बात करें इसमें, आज की भूमिका की बात करें तो इसमें जन सेवक के रूप में, है ना, सेवा किया जाता है। जन सेवक, ठीक, किसके रूप में? जन सेवक के रूप में। तो यहाँ पे लोगों की समस्या को समझकर उनका क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। पहले समझा जाता है, वो आगे भेजा जाता है, फिर उसका समाधान किया जाता है। तकनीकी का उपयोग, तो आज की भूमिका में देखते हैं जन सेवक के रूप में कि जो लोगों की समस्या को सुनता है, फिर ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल रिकॉर्डिंग का उपयोग करते हुए मदद किया जाता है। और इसमें विकास क्या की क्या भागीदारी भैया? इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं को सफल बनाना ये लक्ष्य हो जाता है। और नौकरशाही की बदलती भूमिका में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है। जनता को जानकारी देना होता है, शिकायतों का समाधान करना, ये सब उनमें आसान हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये आप लोगों ने चैप्टर 7 को भी समझ लिया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं, चैप्टर 8। चैप्टर आपका 8 है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और शासन। तो इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या होते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तकनीक, इसमें क्या होता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का मतलब होता है आईसीटी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी मतलब क्या, इसका क्या मतलब होता है? यह ऐसी तकनीक होता है, यह क्या होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होता है जो अ, उपयोग की जो क्या करते हैं, जो जिसका अगर उपयोग किया जाए, ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिसका उपयोग किया जाए तो ये जानकारी एकत्र किया जाता है, जानकारी संग्रहित किया जाता है और जानकारी भेजा जाता है और इसे प्राप्त किया जाता है इसकी मदद से, ठीक है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ईमेल और डिजिटल सेवाएं क्या होते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो अब यहाँ पे शासन की क्या भूमिका होती है इसमें? किसकी? शासन की। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शासन की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पे ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो यहाँ पे शासन के अकॉर्डिंग ई गवर्नेंस में क्या हो गया, सब चीज उपलब्ध हो गया, सरकारी काम को ऑनलाइन करके बहुत जनता को, जो कि जनता जा जा के काम करते थे, घूम घूम के, मतलब कि वहां जाना पड़ता था काम करने के लिए, वहां लाइन पे लगना पड़ता था, है ना। तो ये सब चक्कर से बहुत छुटकारा मिला लोगों को, कार्यालय जाने के बजाय वो घर में ही ये काम कर लेना चाहते हैं, कर लेते हैं ऑनलाइन के बजाय। इससे पारदर्शी मतलब कोई काम ऑनलाइन होने से क्या हो गया कि भाई सच वहाँ देख रहा है कि कितने कितना रुपया देना चाहिए, कितने कितना लगेगा नहीं लगेगा, वो पारदर्शी हो गया। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और काम तेज और सेवाएं आसान। आईसीटी की मदद से जो क्या होता है, काम और भी आसान हो जाता है, जैसे कि प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, पेंशन, अन्य सेवाएं जल्दी हो जाता है। जनता की भागीदारी इसमें क्या है कि लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर पाते हैं, सुझाव और प्रतिक्रिया दे पाते हैं, ठीक है। और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन का भी सिस्टम यहाँ पर बन जाता है। सरकारी जो वेरिफिकेशन है वो डिजिटल रूप में, किस रूप में? सरकारी वेरिफिकेशन वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल रूप में होता है, ठीक है। ठीक है, तो डिजिटल रूप में ये होने लगता है। और बात करें संचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का, तो इसके क्या लाभ है? इसके लाभ है, समय और पैसे की बचत होती है, सरकारी काम तेजी से होता है, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, भ्रष्टाचार में कमी आती है और नागरिकों को क्या होता है, बेहतर सेवाएं मिलती है। इसमें से कुछ चुनौतियां आपको देखने को मिलता होगा। आईसीटी के अकॉर्डिंग कुछ चुनौतियां आपके का भी सामना करना पड़ता है। इसमें ये कि सभी लोगों के पास इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं क्या नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। सभी के पास क्या नहीं होता है, डिजिटल सेवाएं अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके वजह से भी ना कुछ गरीब लोगों को इसमें मार खाना पड़ता है, ठीक है। गरीब लोगों को मार खाना पड़ता है, साइबर सुरक्षा का खतरा होता है, यहाँ पर साइबर अटैक का खतरा होता है। इसमें डिजिटल साक्षरता यानी तकनीकी की जानकारी की कमी हो जाती है, जो लोग अनपढ़ गवार होते हैं उसको बहुत दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ जाता है। इस तरह से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शासन को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी जनहितकारी बनाती है। इसके माध्यम से सरकार और जनता के बीच संपर्क आसान हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं।
तो चैप्टर 9 में मीडिया की भूमिका को समझेंगे। तो मीडिया के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बट मीडिया क्या? मीडिया अब का एक माध्यम होता है, ऐसा माध्यम जो हमें दुनिया के सामने रखता है, ठीक है? हमारी हर परेशानी को, अच्छे बुरे हर चीज को ना कहाँ करते हैं, दुनिया के सामने रखता है, ताकि हमें हर तरह से मदद मिल सके, ठीक है? तो मीडिया की भूमिका ये होते हैं ना शासन में, जो सूचना को और समाचार को क्या करते हैं, क्या पहुंचाते हैं। जैसे मान लो अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया क्या करते हैं, हमारे मैसेजेस को या फिर कहीं दूसरे दूर दूर के मैसेजेस को हम तक पहुंचाते हैं और हमारे मैसेज को उन तक पहुंचाते हैं, ठीक है? तो शासन में मीडिया की क्या भूमिका होती है? पहला, शासन में मीडिया की भूमिका, देखो यहाँ पे हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, शासन में मीडिया की भूमिका का। शासन में मीडिया, तो शासन में मीडिया की भूमिका क्या होता है? पहला तो जानकारी पहुंचाना, ठीक है? सरकार की योजनाओं, नीतियों और फैसलों की जानकारी जनता तक क्या करना, पहुंचाना। दूसरा, जनता की आवाज बनना, लोगों की समस्या और शिकायतों को सरकार के तक पहुंचाना होता है। तीसरा, क्या है? तीसरा आपका जागरूकता फैलाना। चौथा, सरकार की जवाबदेही को क्या करना, तय करना। और पांचवा, जनमत निर्माण में हेल्प करना, ठीक है? जनमत निर्माण मतलब कि जन लोगों का क्या करना है, हेल्प करना। किसी मुद्दे पर लोगों को सोचने और अपनी राय को बनाने में भी ये क्या करती है, मीडिया मदद करती है। तो मीडिया की अगर महत्व की बात करें स्टूडेंट्स, किसकी, मीडिया की महत्व की बात करें, तो मीडिया की क्या महत्व है? ये सरकार और जनता के बीच पुल का काम करता है ना, एक जगह से एक कोई भी चीज को सरकार तक पहुंचाती है, सरकार के काम हम, सरकार की चीज हमें पहुंचाती है ना, नोटिफिकेशन। लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, पारदर्शिता और जवाबदेही को क्या करता है, बढ़ाता है। आपके चैप्टर में एक टॉपिक है, वो टॉपिक है मीडिया के प्रकार का, ठीक है? मीडिया के प्रकार, तो यहाँ कौन कौन प्रकार होते हैं? याद रखिए, पहला हम लोग समझ सकते हैं प्रिंट मीडिया। पहला, प्रिंट मीडिया, जो यहाँ पर क्या होता है, जो जानकारी छिप कर या फिर प्रिंटेड फॉर्म में लोगों तक क्या करती है, पहुंचाती है। जैसे कि प्रिंटिंग मीडिया, या फिर प्रिंट मीडिया में कौन कौन आ जाएगा, समाचार पत्र आएगा, ठीक है? आपको एग्जाम में ये सब पॉइंट ध्यान रखना है, इसके बारे में लिखना है। प्रिंटिंग मीडिया, सॉरी, मीडिया का प्रकार में प्रिंट मीडिया, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं है ना, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स है ना, बुक, ठीक है? ये सब चीज किसमें आते हैं, प्रिंटिंग मीडिया में आते हैं। दूसरा प्रकार में से दूसरा इसका है, मीडिया के प्रकार में दूसरा कौन आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है कि जो बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से यहाँ पर जो मीडिया काम करता है, जैसे टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से जानकारी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। तो ये कौन सा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तीसरा आता है न्यू मीडिया, फिर डिजिटल मीडिया इसको बोलते हैं, ठीक है? तो न्यू मीडिया या फिर तीसरा कौन बोलेंगे, डिजिटल मीडिया। डिजिटल क्या भाई, डिजिटल मीडिया, ठीक है? इसको हम लोग न्यू मीडिया का नाम देते हैं, ठीक है? न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया में कौन कौन आएगा भाई, न्यू मीडिया में आएंगे सोशल मीडिया। कौन कौन मीडिया, न्यू मीडिया में सोशल मीडिया, वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब, ये सब न्यू मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब किस में आएंगे, न्यू मीडिया में आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीडिया के प्रकार। और इस चैप्टर में इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं है। तो मीडिया की कुछ चुनौतियों पर भी बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मीडिया की चुनौतियों पर। यहाँ पे चुनौती की बात करें मीडिया की, तो ये कभी कभी क्या करते हैं, फेक न्यूज फैला देते हैं, ठीक है? कभी कभी पक्षपाती बात कर देते हैं, और व्यावसायिक दबाव भी
दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी भी कभी-कभी मिल जाता है, पत्रकारों की सुरक्षा भी की जाती है। तो यहाँ पे इसकी ये है कि ये कभी-कभी फेक न्यूज़ फैला देता है, मतलब कोई न्यूज़ गलत भी होता है, वो हम तक पहुँचा देता है या फिर हमारा कुछ गलत चीज़ें दुनिया तक पहुँचा देते हैं। तो ये इनके जो है कि एक प्रकार का समझ लो चुनौती भी है, ठीक? तो इस तरह से आपने क्या देखा मीडिया के प्रकार, तो मीडिया की भूमिका आपने समझा इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए। चैप्टर 10 में है आपका कारपोरेट शासन। ये क्या होता है इसे भी समझिए। कारपोरेट शासन का मतलब होता है किसी कंपनी को ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ चलाने के नियम, प्रक्रियाएं और तरीके। ये किसमें आएंगे? कारपोरेट शासन में आएंगे। तो इसमें क्या होता है कंपनी को सही तरीके से चलाने और सभी हितधारक जो शासन के हितधारक होते हैं, इनमें शेयर धारक, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि के आदि आ जाते हैं इनके अकॉर्डिंग, है ना, हितधारक में, कारपोरेट शासन में। तो इनके हितों की रक्षा के व्यवस्था को कारपोरेट शासन कहते हैं, जिसमें से आप ये समझिए ये कारपोरेट शासन में ये समझ लीजिए कि जो भी काम ईमानदारी से हो, सही हिसाब किताब से हो, कर्मचारी और ग्राहकों के साथ न्याय के साथ हो, कानूनों का पालन करते हुए काम हो, तो ये कारपोरेट शासन में आ जाएगा। कारपोरेट शासन के कुछ सिद्धांत की बात करें तो इनका मुख्य सिद्धांत है पारदर्शिता। पारदर्शिता, ठीक है। पारदर्शिता में क्या आता है भैया? पारदर्शिता में जो भी काम होता है वो स्पष्ट रूप से होता है, चोरी छुपे नहीं होता है। दूसरा इसमें जवाबदेही हो जाता है, ठीक है। दूसरा मुख्य सिद्धांत है जवाबदेही का, इसमें कंपनी अधिकारी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तीसरा माने तो ईमानदारी, कोई भी काम हो कारपोरेट शासन में ईमानदारी से हो और निष्पक्षता के साथ, मतलब सबके साथ समान व्यवहार हो, किसी के साथ मतलब कोई व्यविचार ना हो, ठीक है, कि भाई ये इसको ऐसा ना हो, इसको ऐसा नहीं देना चाहिए, इसका मदद नहीं करना चाहिए, ये गरीब है, ये है वो है, ऐसा नहीं, सबको समान अधिकार मिले, ठीक। उसके बाद लाभ की बात करें तो इनकी लाभ क्या है? कारपोरेट शासन का लाभ ये है कि कंपनी पर किसकी लाभ? कारपोरेट शासन का क्या लाभ है कि कंपनी पर लोगों का विश्वास बढ़ता है, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी कम होती है, कंपनी का विकास बेहतर होता है और निवेशक जो है वो निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या समझा? कंपनी को ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ चलने की जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग कारपोरेट शासन कहते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर भी यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। इस चैप्टर में इसी का चर्चा किया गया है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है सतत मानव विकास। तो ये है इस चैप्टर में कंप्लीट सतत मानव विकास के बारे में चर्चा किया, क्या है, क्या होता है इसमें, ठीक है। तो सतत मानव विकास ऐसा विकास होता है जो आज के लोगों की जरूरतें पूरी कर सके, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पे सतत विकास में क्या होता है, यहाँ ऐसा विकास किया जाता है जो आज विकास तो हो ही है, लेकिन इसमें आज के विकास के चक्कर में ऐसा कुछ ना कर दें जो आने वाले जो हमारा पीढ़ी हो, इन पीढ़ी को कोई भी नुकसान हो, ठीक है। मतलब अत्यधिक संसाधन का उपयोग करेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे, जमीन जगह जहां तहाँ हम लोग लेंगे, जहां चाहे जोशी बनाएंगे, पानी का उपयोग ज्यादा करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आने वाले पीढ़ी में इन सब चीजों की कमी नजर आएगी और बहुत ही ज्यादा नुकसान मिलेगा होगा उन्हें। हम तो अपने फायदा देख लेंगे, लेकिन हमारा जो पीढ़ी होगा उन्हें बहुत ही ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये होता है सतत विकास के लक्ष्य। इसमें क्या होता है मान लीजिए, ध्यान से अच्छे से समझे तो, हम जो पानी पीते हैं, जंगल, बिजली और प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग कर लेते हैं। तो इस उपयोग से आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होता है, चीजें कम पड़ जाएगी। इसलिए विकास ऐसा होना चाहिए जो बेहतर बेहतर हो, अभी के लिए भी बेहतर हो और आने वाले टाइम के लिए वो सुरक्षित रहे, ठीक है। ये नहीं कि अत्यधिक उपयोग करके हम आने वाले समय में नुकसान पहुंचाए।
तो इनके कुछ क्या है उद्देश्य ये होते हैं कि जो लोग हैं, लोगों के जो जीवन है वो जीवन स्तर में सुधार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं इनमें बने, गरीबी और बेरोजगारी कम हो, पर्यावरण की रक्षा हो और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच संतुलन बनाए रखे। ठीक है, तो उदाहरण की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मान लो अगर हम लोग पेड़ को काटने के बजाय अगर पेड़ लगाए, पेड़ को काटने के बजाय क्या करें, अगर पेड़ लगाए तो हमारा क्या होगा, नया पीढ़ी जो आने वाला पीढ़ी होगा उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पानी और बिजली का बचत करें, उद्योगों का विकास करना और लेकिन प्रदूषण कम करना। उद्योग तो बढ़ा है लेकिन क्या करें, प्रदूषण की कमी करें, ज्यादा प्रदूषित नहीं होने दें किसी चीज का। तो क्या समझे, सतत मानव विकास क्या है, सतत मानव विकास वह विकास है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाने के लिए और बनाते हुए पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए, पीढ़ियों की हित के लिए, भविष्य के लिए, किसके लिए, पीढ़ियों के भविष्य, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, उनकी हित के लिए सोचा जाए। तो ये क्या है, सतत मानव विकास। कंप्लीटली यही चर्चा किया गया है इसमें। अब देखो चैप्टर 12 है पारदर्शिता और जवाबदेही। ठीक, स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज है, दोनों चीज अगर समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो पहला हम लोग ये समझते हैं क्या कि पारदर्शिता ये क्या है। पारदर्शिता का जो मतलब होता है वो है कि सरकार, संस्था या फिर कोई भी संगठन अपने काम काज को खुलकर और स्पष्ट रूप से करे, कोई चोरी छुपे ना करे, धोखाधड़ी ना करे, जो भी करे सबके हित में करे और सबको दिखा करे। ठीक है, सीक्रेट कोई काम को ना रखे, ताकि लोग जान सके कि क्या निर्णय लिया जा रहा है, काम कैसे किया जा रहा है, क्या जो काम किया जा रहा है वो हमारे हित के लिए है या नहीं। अगर मान लो कि सरकार किसी सड़क के निर्माण में 10 लाख खर्च करती है, 10 लाख देती है, तो इस 10 लाख का काम होना चाहिए। ये नहीं कि 10 लाख दिया, हम काम किए 2 लाख का, 3 लाख का, बाकी सब जेब में रख लिए, तो ये पारदर्शिता नहीं हुआ। ठीक है, जो मिला उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो उसे जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही का मतलब होता है किसी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था को अपने काम और निर्णय के लिए जवाब देना। मतलब उन्हें जो 5 लाख दिया गया था जिस काम के लिए, उनको हिसाब देना पड़ेगा कि उन 5 लाख का क्या-क्या किया। ये उनके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही हो जाती है। और गलती होने पर जिम्मेदारी स्वीकार करना पड़ेगा उन्हें। यदि सड़क निर्माण में खराब सामग्री इस्तेमाल हुई है, तो संबंधित अधिकारी को इसका जवाब देना होगा और उन्हें दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये है पारदर्शिता और जवाबदेही का मकसद इस चैप्टर में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। देखिए इस ब्लॉक में इतना ही चैप्टर है और इसके आगे चैप्टर नहीं, नेक्स्ट ब्लॉक को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका खंड है खंड 4, स्थानीय शासन। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग कौन चैप्टर को पढ़ेंगे, विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय शासन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं विकेंद्रीकरण को। तो जो विकेंद्रीकरण है वो क्या होता है, तो विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सरकार की सारी शक्तियां और फैसले केवल केंद्र या सरकार के पास ना रहकर नीचे जो स्तर है, जैसे कि जिला हो गया आपका, ठीक है, ब्लॉक हो गया आपका, जिला, ब्लॉक, गांव और नगर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सरकार की जो शक्तियां है वो निचले स्तर पर भी किस पर, जिला, ब्लॉक, गांव, नगर, इन सब में बांटा जाए। यह होता है आपका विकेंद्रीकरण का मकसद। मतलब तो इसमें क्या होते हैं, जो बड़े अधिकारियों के बजाय, उससे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो उनके उनके बजाय सिर्फ उनको नहीं, जो नीचे के जो अधिकारी होते हैं, नीचे के जो प्रमुख लोग होते हैं उनको भी ये काम दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि काम अकेले देखो, मान लो आपका घर की बात करें, घर में जो आपके सदस्य हैं, आपके कौन कौन है, आपके घर में 8 सदस्य हैं, ठीक है, 6 सदस्य हैं पूरा।
तो 6 सदस्य में बहुत सारी जिम्मेदारी का सामना। मान लो आपके घर में 50 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया का कर्ज है। अब देखो, अब क्या करो, आप हो तो मिडिल क्लास फैमिली से, आपके घर में जो कमाने वाले हैं वो आपके पिताजी हैं। पिताजी मुश्किल से दिन के 700, 500, 800 मजदूरी करके कमाते हैं। कर्ज बहुत ज्यादा है, किसी कारणवश कर्ज हो गया। अब यहाँ पे आपके घर में जबकि क्या है कि यहाँ पे एक किसी भी परिवार में यहाँ पर देखो भाई है, बहन है, ठीक है, मम्मी पापा, मतलब दादा दादी सब है। अब मतलब सबको रहते हुए, काम के लायक भी रहते हुए वो लोग काम ना करे और पापा पर छोड़ दिया जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी और इसे समस्या का समाधान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए काम को बांट लिया जाता है। उसी प्रकार सिर्फ काम को मुख्यमंत्री, जैसा कि मान लो प्रधानमंत्री ने काम मुख्यमंत्री तक भेजा, मुख्यमंत्री का काम वो बड़े छोटे छोटे जो मिनिस्टर्स है, विधायक, उन पर गया, उनसे फिर मुखिया पे गया। तो ये इस तरह से काम को बांटा जाता है। यही क्या है, काम को विकेंद्रीकरण करना। ठीक, समझ में आ गया। उदाहरण मान लो कि जो गांव में सड़क, पानी या सफाई से जुड़े जो फैसले हैं वो ग्राम के पंचायत ले सकते हैं, ठीक है, लेते हैं। तो ये काम उनको दे दिया जाता है। अब देखिए, ये तो समझ गए। अब हम लोग समझते हैं स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन क्या है? यह शासन वह व्यवस्था है जिसमें किसी क्षेत्र के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान अपनी स्थानीय संस्थाओं के जरिए या अपने माध्यम से करते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के, ठीक है, किस क्षेत्र के? ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन आ जाएंगे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला क्षेत्र। तो इससे शहरी क्षेत्र में क्या आएंगे? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो यहाँ पे जो स्थानीय शासन होता है, हर जगह अलग अलग शासन होते हैं, अलग अलग लोग शासन करते हैं, ठीक है, मतलब चलाते हैं। ये नहीं कि राज का हक जताते हैं, अत्याचार करते हैं, मतलब चलाते हैं काम को, इस तरह से चलता है। बस हो गया, ये चैप्टर भी खत्म। आपका है नेक्स्ट 14 चैप्टर, समावेशी और सहभागी शासन। समावेशी और सहभागी शासन, समझिए। समावेशी शासन सबसे पहले समझते हैं। समावेशी शासन का मतलब होता है कि समाज के हर वर्ग को शासन का विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, दिव्यांग हो या फिर किसी हाशिए पर रहने वाले समुदाय हो। ठीक है, तो इन सभी को किस पे शामिल किया जाए? शासन के हर वर्ग, शासन पर शामिल किया जाए, इनको हर हक मिले, है ना, इनके मुताबिक काम हो। ठीक, ऐसा इसमें क्या समावेशी शासन में क्या होता है? समावेशी शासन में ऐसा शासन होता है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को समान अवसर देते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, मान के चलो सरकार की जो योजना है वो उनके लाभ महिलाओं, गरीबों, ग्रामीण लोगों और दिव्यांगों तक, सभी तक पहुंचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इस सहभागी, सॉरी, समावेशी शासन। और सहभागी शासन क्या है? सहभागी शासन का मतलब होता है जनता केवल वोट ही ना दे, जनता जो है कि केवल वोट ही ना दे बल्कि सरकारी निर्णयों और विकास कार्यों में भी भाग ले। ये नहीं कि जनता ने वोट दे दिया, उसके बाद जो काम करे सरकार करे, तो ये नहीं। इसमें क्या होगा कि मिलकर काम करे, ठीक है, सरकार के साथ मिलकर काम करे। ये सहभागी शासन है। जब सरकार लोगों की राय सुनकर फैसले लेती है तो उसे सहभागी शासन हम लोग कहेंगे। मतलब कि जनता की आवाज सुनकर उनके अकॉर्डिंग फैसला लेंगे तो सहभागी शासन कहलाएगा, है ना। मान लो कि ग्राम सभा की बैठक में गांव के लोग अपनी समस्या बता रहे हैं और उनके आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? सहभागी शासन है। समझ गए? तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है, तो ये खत्म। चलिए, अब इसी के साथ ये ब्लॉक भी खत्म। नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट खंड पे चले आए हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा बुक खत्म हो जाएगा। भारत में सुशासन की पहल। देखिए यहाँ पे सुशासन का मतलब समझिए क्या होता है। सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन, यानी ऐसा शासन जो व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था रखे जो जनता के हित में कार्य हो, ईमानदारी से काम करे, पारदर्शिता के साथ काम करे
प्रभावी ढंग से करे तो ये सुशासन में होगा। इसमें क्या होगा, जनता की समस्याएं सुने जाएंगे, कानूनी सहायता मिलेगी, भ्रष्टाचार कम होंगे, सभी का समान अवसर और सम्मान मिलेंगे। ठीक है, इससे विकास ज्यादा होगा। ठीक, ये होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, लोक सेवा गारंटी अधिनियम को समझिए। ये चैप्टर आपका है चैप्टर 15 में, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार, कारपोरेट कारपोरेट सामाजिक दायित्व। तो सबसे पहले समझिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम को। यहाँ पे समझिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या होता है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम नियम क्या है? ये एक ऐसा कानून है जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की जो कुछ सेवाएं वो निश्चित समय के अंदर नागरिकों को मिले। ठीक है, क्या मिले? एक निश्चित समय पर। कौन से टाइम पे? एक निश्चित टाइम पे क्या मिले? नागरिकों को मिले। ठीक, और इसको समझे तो जैसे कि मान लो पहले के लोगों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र क्या कर रहे थे, बनाने के लिए सरकारी दफ्तर जाने पड़ते थे। ठीक है, बहुत ही समय तक भीड़ लगाना पड़ता था, दूर दूर तक ना, ऐसे, और बहुत ही टाइम लगता था, है ना, बहुत चक्कर कटवाना करना पड़ता था। इस समस्या को कम करने के लिए, हल करने के लिए क्या बनाया गया? लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाया गया, जिससे काम बहुत ही आसानी से होने लगा। ठीक है, काम समय पर होने लगा, काम डिजिटल प्रोवाइड होने लगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रोवाइड होने लगा। तो सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध होने लगा, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने लगा। इस पे बड़ा मतलब जो भी काम हो तो ये सीक्रेट नहीं है, मतलब ये खुले तौर पर होने लगा। इस तरह से क्या हो गया, नागरिकों का जीवन बेहतर हो गया। यदि किसी व्यक्ति ने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है तो उनके नियम के अनुसार 15 दिन के अंदर उन्हें मिल जाते हैं। ज्यादा मतलब कि इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से आपका हो जाता है। इससे लोगों का समय बचता है, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है और जनता को जल्दी ही बेहतर सुविधाएं सेवाएं मिलती है। दूसरा है आपका नागरिक नागरिक चार्टर। ठीक है, तो नागरिक चार्टर क्या होता है इसमें ये समझिए। नागरिक चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, नागरिक चार्टर क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी सरकारी विभाग या फिर संस्था द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, उनके मानकों और समय सीमा की जानकारी दी जाती है। जैसे मान लो कि इजी लैंग्वेज में समझे तो नागरिक चार्टर जनता से किया गया एक वादा है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सी सेवाएं कब मिलेगी, कितने समय लगेंगे, है ना, अगर लेट हो गया तो क्या होगा, अगर फिर अगर इसकी कोई समस्या है तो इस समस्या का समाधान कैसे हो। इस तरह से मान लीजिए किसी सरकारी कार्यालय के जो नागरिक चार्टर है, मान लो आय प्रमाण पत्र का 10 दिनों के बारे में कह रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र 7 दिन, जाति प्रमाण 15 दिन, तो नागरिकों को पहले से पता होना चाहिए कि ये सेवा कब मिलेगा कब नहीं। ठीक, इससे क्या होता है नागरिक चार्टर में कि सरकारी सेवा में पारदर्शिता आते हैं, जवाबदेही देना पड़ता है, जनता को उनके अधिकारों की जिम्मेदारी मिलती है, इस वजह अन्य अधिकारों की छूट मिलती है, अधिकारों का सम्मान होता है और सेवाओं में गुणवत्ता और सुधार होता है। लाभ क्या होता है? लोगों को सेवाओं की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है, समय कम लगता है, शिकायत करने का मौका मिल जाता है। इस तरह से सरकारी विभाग भी और जिम्मेदार बनते हैं। अगला है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार मतलब राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक क्या है? ये भी एक कानून है जो नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का क्या करता है? अधिकार देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकार ने किसी योजना पर कितना पैसा खर्च किया, कोई काम क्यों नहीं हुआ, कब होगा, नहीं होगा, सरकारी फैसला सही है कि गलत है, तो ये आरटीआई के द्वारा ये आवेदन किया जा सकता है, किया जाता है, जिससे लोगों लोगों को क्या होता है, लोगों का काम क्या होता है? पारदर्शिता होता है, भ्रष्टाचार से नहीं होता है, लोगों को बहुत ही आसानी होती है। मान लीजिए कि आपके गांव में सड़क बनाने के लिए पैसा आया था, लेकिन सड़क बनी नहीं, तो आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं बना, कब बनेगा, कितना पैसा आया, किसे दिया गया, काम कब होगा, ये सब आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये आरटीआई में आता है। कार्म कारपोरेट सामाजिक दायित्व को समझिए तो
कारपोरेट सामाजिक दायित्व का मतलब होता है कंपनी क्या कंपनियां केवल मुनाफा पर काम ही ना करे, क्या करे, लोगों के समाज और पर्यावरण के विकास में योगदान दे। ठीक है, जब कोई कंपनी कमाई का कुछ हिस्सा शिक्षा पर दे, स्वास्थ्य पर दे, पर्यावरण पर दे, स्वच्छता पर दे, समाज की भलाई के कामों पर दे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कारपोरेट सामाजिक दायित्व कहेंगे। मान लो किसी गांव में स्कूल बनवाना है, गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाना है, पेड़ लगवाना है, अस्पताल से भी लगवाना है, तो इनमें क्या करना पड़ेगा, कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अकॉर्डिंग सबको मदद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से गैर संगठन और सरकारी संगठन दोनों शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके नेक्स्ट देखिए, ये चैप्टर आपका यहाँ पर देखो, चैप्टर का जो मैंने हेडिंग समझा दिया, तो इसमें यही सब बातें आपका घूरेंगे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे से रिलेटेड घूमता फिरता आएगा। तो ये आपके क्या हो गए, इस तरह से कंप्लीट, आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए गए, पूरा बुक आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा से आपको मैंने देखिए पूरा मेहनत से समझाया, आप लोग ये नहीं बोलिएगा सर समझ नहीं आया, ये बात वो बात, कमेंट जरूर करना, मजा आया, समझ में आया। और आप लोगों में से ये बताना कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हो जो पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच किए हैं, और आपने कंप्लीट वीडियो वॉच किया तो आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया है, व्हाट्सएप में जाके नोट्स ले लीजिए, इसका एग्जाम का नोट्स जो परचेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सही रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और इसके लिए आप इसमें क्या होगा कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, और सभी नोट्स का आपको वीडियो मिल जाएंगे, ये बुक रिवीजन है, नोट्स का भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ठीक है, आप जाइए नोट्स लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, फिर यहाँ भी मैं आपको दे देता हूँ, 787000594, इसमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, आपको नोट्स यहीं परचेस करना है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।